अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो ईद मुबारक सबको। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सबको खुशियाँ दे। अच्छा, ईद के दौरान और ईद से पहले भी और अभी भी काफ़ी सारे आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि आपके एक तो व्लॉग्स नहीं आ रहे और दूसरा ये कि क्या आप वापस आ गई हैं और जो अभी तक जितनी जर्नी थी वो तो अभी तक शेयर भी नहीं किए, व्लॉग्स कहाँ हैं। तो हाँ, मैं तकरीबन ईद से 3-4 दिन पहले आ गए थे हम लोग सब, और वो भी आने की एक वजह थी, हमें आना तो नहीं था, ईद वहीं मनानी थी, बट तबीयतें थोड़ी सबकी डाउन हो गई थी। फिर मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी। ज़ाहिर है इतना ट्रैवलिंग कर रहे हैं और फिर गर्मी भी कहीं कहीं हमें मिली, तो बच्चों की कभी एक की तबीयत सही होती थी, कभी किसी का पेट ख़राब हो जाता था, तो तब तक तो किसी तरह मैनेज हो रहा था। लेकिन जब मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हुई, मुझसे बिल्कुल खाना नहीं खाया जा रहा था। वो लास्ट के जो 2 डेज़ थे ना, जब हम मालम जब्बा गए थे, तो तभी से ही ना मुझे पता नहीं क्यों मोशन सिकनेस स्टार्ट हो गई थी, जो हार्ट सिकनेस होती है ना, कान बंद होने लगते हैं और अजीब सा पेट में मरोड़ सी होने लगती है। तो बस वो 2 दिन में मेरी तबीयत ऐसी डाउन होने लगी, उसकी वजह से कुछ खाया नहीं जा रहा था, अजीब सा सर भारी हो रहा था उसकी वजह से। ज़ाहिर हम हाइट पे बहुत जा रहे थे, मालम जब्बा काफ़ी हाइट पर है। तो बस सेकंड डे ही मुझसे जब नाश्ता सामने रखा हुआ था और मुझसे नाश्ता ही नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने कहा सुने, अब मैं ही अगर बीमार पड़ जाऊंगी तो फिर बच्चों को फिर देखना मुश्किल हो जाएगा। तो बस उसी वक्त बैठे बैठे वापसी का प्रोग्राम बनाए कि बस वापस चलते हैं, वरना इरादा तो हमारा था कि हम ईद वहीं करेंगे। लेकिन एक बात तो है कि हम जितने भी प्लान्स बना लें, सबसे बड़ा प्लानर हमारा ऊपर बैठा है, वो बेहतर प्लानिंग हमारी करता है और वही करता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। तो हमारा यहीं पे आना लिखा था, यहीं पे हम आना हमारे लिए बेहतर था, और ईद हमारी कराची में ही होनी थी। खैर, ईद के दिनों में भी मैं ज़ाहिर जैसे कि ट्रैवलिंग में मैंने बताया लास्ट के 2 डेज़ जो है वो मोशंस वगैरह तो नहीं हो रहे थे, लेकिन घर पे आके सबके एक एक करके पेट ख़राब होना शुरू हो गए, उसकी वजह से कमज़ोरी, तो यही सब चल रहा था। पेट के मसले मसाइल बच्चों को ज़्यादा हो रहे थे और मुझे भी। तो ईद जो है वो एज़ यूजुअल नहीं गुज़री, ना ही मैंने तो बिल्कुल बेड पे गुजारी है। बच्चों को फिर भी मैंने थोड़ा बहुत तैयार कर दिया था, कुर्बानी वगैरह ये लोग देखने चले गए, मैं तो तैयार भी नहीं हुई, ना कोई मीठा बनाया, मतलब लग ही नहीं रहा था कि ईद है। अच्छा, समटाइम्स ना हमारी ज़िंदगी में जब इस तरह से हो रहा होता है, ख़ास तौर पे इतने बड़े ओकेजन्स में, इतने बड़े इवेंट पे, कि ईद का दिन है और हम बीमार हैं, या हम नॉर्मल लोगों की तरह या नॉर्मली जिस तरह से सब उठते हैं, तैयार होते हैं, मीठा बनता है, डिशेस बनती हैं ईद उल अज़हा पे ख़ास तौर पे, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं देखने वाले जो देख रहे हैं कि उनकी ईदें इस तरह की नहीं गुज़री। हालांकि कोई फाइनेंशियल या कोई इस तरह का इशू नहीं हो, तब भी कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से ईद इस तरह से नहीं गुज़रती जैसे कि नॉर्मली सब दिखाते हैं या देखते हैं या नज़र आता है। या ख़ास तौर पे यूट्यूब पे ही आप देख लें, व्लॉगर्स जो हैं वो अपनी ईद दिखा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, मतलब एक परफेक्ट डे नज़र आ रहा होता है। लेकिन मेरा डे ऐसा नहीं था, और मेरे जैसे बहुत सारे व्लॉगर्स भी हो सकते हैं और बहुत सारे नॉर्मल लोग भी हो सकते हैं जिनका डे परफेक्ट नहीं गुज़रा। इवन कि उन्होंने ईद पे गोश्त ही नहीं खाया या पकाया ही नहीं, या तबीयत ख़राब की वजह से या कोई भी इशू की वजह से। तो अगर ऐसा होता है लाइफ में आपके साथ, मेरे साथ, हम में से किसी के साथ भी, तो स्टार्टिंग में जब मेरी डिलीवरीज़ ईद के दौरान या ईद के आसपास होती थी, तो ज़ाहिर है 1.25 महीने में, या स्टिचेस हैं या कुछ भी इस तरह का इशू है कि तबीयत ठीक नहीं है या खड़े नहीं हो सकते या बीमार हैं या कमज़ोरी है, तो नहीं खड़ा हुआ जाता, तो वो ईद इतनी अच्छी प्रॉपर नहीं गुज़र पाती। तो मुझे याद है हफ्सा की दफ़ा में ना, हफ्सा जब हुई थी तो उस दौरान ईद भी आई थी, मेरी बर्थडे भी आई थी, तो मैं इतनी ज़्यादा इवन कि मुझे रोना आ रहा था कि ये कैसी ईद है और मैं तैयार नहीं हुई और ये कोई ईद होती है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रही थी। बट आहिस्ता आहिस्ता मैंने वक्त के साथ साथ ये रियलाइज़ किया कि कोई बात नहीं, अगर ईद ऐसी भी आपकी गुज़र रही है तो इसमें भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। वो ईद ख़राब इन द सेंस नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने मुझे उससे बड़ी खुशी दी थी, मुझे औलाद की नेमत से नवाजा था। लेकिन मैं ऐसा समझ रही थी कि ईद तो एक प्रॉपर ईद की तरह ही गुजरना चाहिए ईद का दिन, नहीं तो वो ईद नहीं होती। पहले मेरी ये सोच थी,
लेकिन बच्चों के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ईद अगर आपकी इस तरह से भी गुज़र रही है और फिर भी आप फैमिली के साथ हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ हैं, तो ये भी आपकी ईद। इस तरह तो आपका रोज़ाना आपकी ईद है, हर दिन आपकी ईद है। आप खुश हैं अंदर से, फुलफ़िलमेंट की कैफ़ियत है, आप सरशार हैं अंदर से, तो बाहर चाहे जैसा भी मौसम हो, आप अंदर से खुश हैं ना, तो रोज़ाना आपकी ईद है। तो इस दफ़ा की ईद मेरी, जैसे मैंने बताया कि बिस्तर पे लेट के ही गुज़री और कोई गोश्त वग़ैरह कुछ भी मैंने पकाया नहीं। बस पेट सबके ख़राब थे तो ईद वाले दिन खिचड़ी बनाई। तो कोई बात नहीं, अगर ईद वाले दिन खिचड़ी बनी है तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि हम इसमें शर्माएं या ये कोई बुरी बात हो गई। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, नॉर्मल है ये बिल्कुल। तो अगर आपकी ईद भी मेरी ईद की तरह ही गुज़री है कि ना आपने कपड़े पहने हैं, ना आपने कोई कुकिंग की है और थोड़ी बीमारी रही है या इस तरह की कोई कंडीशन है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इससे क्या होगा कि और जो ख़वातीन हैं, जो जैसे मैं पहले, जैसे मैंने बताया कि मैं डिप्रेशन में चली जाती थी या रोती थी कि ये कैसी ईद है, तो उन लड़कियों को हौसला मिलेगा कि हमारी ईद इस तरह से नहीं, काफ़ी सारी लड़कियों की, औरतों की ईद इस तरह से गुज़रती है और इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, हो जाता है, कोई बात नहीं। अच्छा, ड्यूरिंग ट्रिप जो वीडियोज़ में अपलोड कर रही थी तो उसमें एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट था कि आपका टोटल कितना ख़र्चा आया, आप ज़रूर बताइएगा ना एंड में। तो एक तो मैं वीडियो के साथ साथ जहाँ जहाँ जो ख़र्चा हो रहा है, रूम का या गाड़ी का या इवन के झूलों वगैरह का भी शायद मैंने वो साथ साथ मेंशन मैंने किया है वीडियो में। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि हमने भी ना अभी तक एस्टिमेट ऐसी मोटा मोटा हिसाब लगा लिया है ख़ुद से, लेकिन प्रॉपर जैसे एक लिखने की तो खैर अब मेरी आदत ख़त्म हो गई है कि मैं एक एक रुपया का हिसाब जो है वो कॉपी में लिखूं। बचपन में मैं इस तरह से बहुत करती थी, लेकिन अब मैं इस तरह से नहीं करती। अब ये पता नहीं अच्छी आदत है या बुरी आदत है कि एक एक रुपये का हिसाब, मेरे ख़्याल में तो एक एक पाई का हिसाब रखना भी इतना कोई अच्छी बात नहीं है। खैर, लेकिन मैं वीडियो के लिए या आप लोगों की आसानी के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं एक प्रॉपर एक डायरी में जो है आप लोगों के लिए लिख कर फ़र्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक कि हम कहाँ रुके, क्या खाया, होटल का क्या किराया था, और ये सब चीज़ें जो है ना मैं लिखती जाऊँ। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को आसानी हो जाएगी कि समझने में कि कितना ख़र्चा आया, और दूसरा है कि हमें भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमारा टोटल ख़र्चा कितना आया। लेकिन हमने जो वापस आके हिसाब लगाया ना, तो जो मोटा मोटा हम लोगों ने हिसाब लगाया तो उसमें 1 लाख से अंदर ही हम माइंड बना के गए थे कि ख़र्चा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा भी हम 1 लाख का ही बना के गए थे और बजट भी हमारा इतना ही था और उसी के अंदर ही अंदर हुआ है, हमें एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ी। और दूसरा ये कि हमने अपना जो ट्रैवलिंग जो हमारा ड्यूरेशन था वो भी कम हो गया। ज़ाहिर है अचानक से हम वापस आए तो उसकी वजह से भी हमारा ख़र्चा कम हो गया। अच्छा, एक चीज़ इंटरेस्टिंग मुझे आपके साथ शेयर करनी है, वो ये कि वापसी जो है हम लोग, ज़ाहिर है अचानक से बस प्रोग्राम बना और तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन हो गई थी मेरी, मैंने तो बोला कि मुझे आज ही घर पहुंचना है ना। सुबह में हम नाश्ते पे बैठे हुए थे और मुझसे नाश्ता नहीं हो रहा था और मैं अपने हबी से कह रही थी कि मुझे आज ही बस घर जाना है। तो हबी ने कहा ईद के दिन है और ट्रेन्स वगैरह नहीं मिलेंगी। मैंने कहा आप ट्रेन्स की बात क्यों कर रहे हैं, आप बस किसी भी तरह बाय एयर ही हम जा सकते हैं आज के दिन। तो और वापसी जो है वो हमारी बाय एयर हुई एंड इट वाज़ आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस बाय एयर। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसमें हम लोगों ने कहाँ कहाँ गलतियाँ की, क्या क्या सीखा, और जो जिन्होंने कभी सफ़र नहीं किया हुआ है बाय एयर, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम वो सफ़र करने वाले हैं या नहीं किया है अभी तक सफ़र, तो उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। जो करते रहते हैं उनको तो नॉर्मल सा लगता ही होगा। तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे एयरप्लेन को लेके। कुछ कुछ क्लिप्स मैं इस वीडियो में ऐड करती जाऊँगी, ज़ाहिर है वॉइस ओवर में यही होता है। अच्छा, इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं ट्रिप से रिलेटेड, वो आप मुझसे कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे भी। मैं जैसे जैसे, अब क्लिप्स तो मेरे पास सारे हैं, मैंने जितनी भी शूटिंग की है फ़िज़ागढ़ तक की अभी तक मैंने वीडियो अपलोड की हैं, उसके बाद तक की वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं। बस तबीयत ऐसी है कि एडिटिंग का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा,
तो वो इंशाल्लाह अब मैं सोच रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता अच्छी सी एडिटिंग करके उन्हें अपलोड करती जाऊँ। इससे पहले जितनी भी वीडियो अपलोड की हैं तो वो बस फटाफट क्लिप्स को ज्वाइन किया और फटाफट अपलोड करती रहती थी मैं रोज़ाना। 2-2 वीडियोज़ मैंने 3-3 वीडियोज़ भी एक दिन में अपलोड की हैं। तो इस दौरान मैं सोच रही हूँ जब तक मैं इस तरह से ट्रिप की वीडियोज़ एडिट करती जाऊँगी, बीच में मैं 1-2 ज़ाहिर है प्रेगनेंसी के क्वेश्चन तो मेरा पीछा नहीं छोड़ते। अब तो हरीम क्लोजेट बाय अक्सा महमूद यूट्यूब चैनल पर भी जो है ना प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो वो मैं समझती हूँ कि अगर मैं इंटरेस्ट नहीं ले रही उनका जवाब देने में, लेकिन लोगों का उससे फ़ायदा हो रहा है, तो क्यों ना मैं वीडियोस उस पर बनाती रहूँ। हालांकि मैं चाहती नहीं थी कि मेरा चैनल सिर्फ प्रेगनेंसी रिलेटेड ही रहे, लेकिन आप लोगों के क्वेश्चन ऐसे होते हैं और फिर मुझे लगता है कि ये इतने उससे मुझसे पूछ रही हैं ख़वातीन। ज़ाहिर है इस तरह के पेचीदा मसाइल हर किसी से पूछे भी नहीं जाते और डॉक्टर बताते भी नहीं हैं। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं हफ़्ते में जैसे 3-4 वीडियोस में प्रेगनेंसी की एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन पिक करके उन पर वीडियोस बनाती जाऊं, ताकि आप लोगों का भी उससे फ़ायदा होता रहे। और जितना एक्सपीरियंस है वो मैं सब आपके साथ शेयर कर दूं, जितना मैंने पढ़ा है इस बारे में, जो कुछ मेरे पास नॉलेज है वो इंशाल्लाह मैं सब कुछ आपके साथ कन्वे करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह फिर अब थोड़ा माइंड बना है वीडियो बनाने का, एडिटिंग का। तो इंशाल्लाह फिर अब आप लोगों को व्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे। आपके प्रेगनेंसी रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आप मुझसे पूछ सकती हैं। और बस दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।